कि लीडरशिप का कोई जेंडर नहीं होता। चुनौतियां हमेशा रही, बहुत ज़्यादा थी उस समय तो। लेकिन मैं एक चीज़ मानती हूँ, चुनौतियाँ ही जो होती हैं वो हमें अवसर देती हैं। जब कभी भी चुनौतियाँ आती हैं वो नए अवसर पैदा ज़रूर करती हैं। ऐसा ही मेरे साथ रहा। सबसे बड़ी जो यहाँ दिक्कत थी वो थी फिनेंशियल प्रॉब्लम। महेंद्रगढ़ में जब हमने शुरू किया, हमेशा जीवन में वो काम करें जो आपकी मनपसंद का हो, ज़बरदस्ती वाला काम कभी भी ना करें। मैंने हमेशा कोई भी काम किया वो बड़ा खुश होके किया। मेरा अपनी सोच ये है कि हमें कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं समझना चाहिए। मन में डर मत कभी भी रखिए। डर है जो आपको जीतने से रोकता है। हमारा जो भारतीय चिंतन है उसमें महिलाओं का स्थान हमेशा ऊंचा रहा है। पहला स्कूल बच्चे का घर होता है और पहले शिक्षक माता पिता होते हैं। जब तक हमारे माता पिता अपने बेटों को संस्कार नहीं देंगे, वो बेटों के हाथ में तो गाड़ी की चाबी दे रहे हैं और बेटी के हाथ में चाकू दे रहे हैं कि तुम सब्जी काटो, तो बच्चे वही सीखेंगे। जब संसाधन और शक्ति का बराबर बंटवारा होगा तो कभी फर्क नहीं होगा। लेकिन जब फर्क परिवारों से होता है तो फर्क वहां पर आता है। तो काउंसलिंग कहाँ से शुरू करनी है? हमें घर से करनी है। आप बंदर को तैरना नहीं सिखा सकते, आप मछली को उड़ना नहीं सिखा सकते। जो बच्चे की काबिलियत है, जो बच्चे में योग्यता है, उसी के अनुसार अगर हम बढ़ने का आगे मौका दें तो बच्चा जीवन में वो सब सही कर लेगा। अगर एक महिला का सशक्तिकरण होगा तो हमारे राष्ट्र का सशक्तिकरण होगा। अगर हमारे भारत देश की महिलाओं का सशक्तिकरण होगा तो हमारे भारत का सशक्तिकरण होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी हरियाणा। आज का दिन बेहद खास है, यूं कहें तो जश्न का दिन है, खासकर उन महिलाओं के लिए जिन्होंने समाज, सियासत, शैक्षणिक व आर्थिक जगत में खासी उपलब्धि हासिल की है, वह भी बेहद चुनौतियों के बाद। आज हमारे साथ एक ऐसी खास शख्सियत मौजूद हैं, डॉक्टर पवित्रा राव। हरियाणा, खासकर दक्षिण हरियाणा में किसी परिचय की मोहताज नहीं है। हर कोई जानता है उनके स्ट्रगल को, खासकर शैक्षणिक क्षेत्र में, क्योंकि जहां पर हम बैठे हुए हैं, महेंद्रगढ़, राजस्थान से सटा हुआ, हरियाणा का आखिरी छोर पर बसा हुआ शहर जो सबसे पिछड़ा माना जाता है। लेकिन प्रदेश की बात कर लें या फिर दक्षिण हरियाणा की, शिक्षा की लो, क्योंकि कहीं ना कहीं शिक्षा जीवन में बदलाव नहीं, परिवर्तन करता है भविष्य में। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जिस तरह से महेंद्रगढ़ से लेकर आज पूरे हरियाणा, राजस्थान तक एक लंबी शैक्षणिक जो संस्थानों की चेन खोली गई है, कहीं ना कहीं भविष्य निर्माण में लगे हुए। आज उन्हीं से जानेंगे आखिर किस तरह से, क्योंकि महिला दिवस पर हमारा मकसद भी यही है कि उन महिलाओं के लिए एक प्रेरणा दी जा सके, उनको भी कुछ सीख मिल सके जो तमाम चुनौतियों के बावजूद भी सक्सेस नहीं हो पाती हैं। ऐसे में जरूरी है कि डॉक्टर पवित्रा राव से जाना जाए कि उनकी जर्नी क्या है। मैम, आपका स्वागत है। नमस्कार, थैंक यू अमित। मैम, किस तरह से देखते हैं आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है? पहले 2 लाइन में क्या कहेंगे और क्या एक मैसेज देंगे? सबसे पहले तो मैं पूरे विश्व की महिलाओं को और अपने भारत देश की महिलाओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की। और मेरे लिए जो सबसे बड़ा संदेश महिलाओं को है वो यही है कि हमारे भारतीय चिंतन में कभी भी महिला पुरुष या महिला प्रधान या पुरुष प्रधान हमारा देश नहीं रहा है। हमेशा एक संदेश हमारे भारतीय चिंतन ने दिया है, जो मैं विश्व की महिलाओं को भी देना चाहूँगी कि लीडरशिप का कोई जेंडर नहीं होता। 98 की बात करें तो कितना चुनौतीपूर्ण था उस समय, किस तरह से फेस किया आपने? अमित, चुनौतियाँ हमेशा रही, बहुत ज़्यादा थी उस समय तो। लेकिन मैं एक चीज़ मानती हूँ, चुनौतियाँ ही जो होती हैं वो हमें अवसर देती हैं। आपने कोरोना में देखा कि बहुत मुश्किलें आई, लेकिन कोरोना के बाद हमें क्या नया कुछ सीखने को मिला। हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। ऑनलाइन मीटिंग्स, उससे पहले कोई नहीं समझता था। जूम मीटिंग्स कोई नहीं जानता था। ऑनलाइन एजुकेशन की कोई बात नहीं करता था। हाइब्रिड एजुकेशन की कोई बात नहीं करता था। तो जब कभी भी चुनौतियाँ आती हैं वो नए अवसर पैदा ज़रूर करती हैं। ऐसा ही मेरे साथ रहा। सबसे बड़ी जो यहाँ दिक्कत थी वो थी फिनेंशियल प्रॉब्लम महेंद्रगढ़ में जब हमने शुरू किया, क्योंकि यहाँ इस पूरे एरिया की जो स्थिति थी वो इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ही वीक थी। लेकिन उसी चीज़ में हमें काम करना था। यहाँ लोग शिक्षा उनको ज़रूरी थी क्योंकि वो रोज़गार के अवसर पैदा करें। तो सबसे पहली जो मेरी सोच थी मेरे मन में, मेरी और मेरे परिवार की, इस संस्था को शुरू करने के पीछे, जिसमें सबसे बड़ा योगदान बाबूजी का रहा, हमेशा मनीष जी का भी रहा, मेरे परिवार के दूसरे सदस्यों का भी बहुत बहुत योगदान रहा। तो सोच में यही था कि हमारे यहाँ के बच्चों को रोज़गार मिले। सबसे पहले बताइए कि आपकी एजुकेशन बैकग्राउंड क्या थी, कहाँ से आपने शुरुआत की, कहाँ से पढ़ाई? हाँ, मैंने दिल्ली से मेरी एजुकेशन हुई है। मेरा ग्रेजुएशन गुरुग्राम गवर्नमेंट कॉलेज
से हुआ है। उसके बाद मैंने बीएड और एमए इंग्लिश जो है वो मैंने कॉरेस्पॉन्डेंस से किया शादी के बाद, क्योंकि बीएससी फाइनल ईयर में ही मेरी शादी हो गई थी। तो ये आइडिया कहाँ से आया कि क्योंकि कहीं ना कहीं एक लेडी के सामने होता है कि पहली चुनौती तो घर से लड़ाई लड़नी होती है। बिल्कुल। वो लड़ाई कैसे लड़ी आपने? हाँ, मुझे घर से नहीं लड़ाई करनी पड़ी, क्योंकि मेरे फादर इन लॉ बहुत सपोर्टिव रहे, मेरे खुद के फादर बहुत सपोर्टिव रहे। तो मैं तो हमेशा ये कहती हूँ मेरे जीवन में 2 पुरुषों का बहुत योगदान रहा। उसके बाद मनीष जी मेरे ब्रदर इन लॉ, मेरे हस्बैंड, उनका भी बहुत मेरे को कोऑपरेशन रहा। तो मैं इस मामले में लकी रही। पहली लड़ाई आपने घर से कहीं ना कहीं सपोर्ट मिली। यस, मुझे दूसरी लड़ाई थी कि एक हाँ, बाहर बहुत सारी लड़ाइयाँ थी। टारगेट होता है जॉब बिल्कुल गेट करना, कि जॉब मिल जाए इतना सा सफिशिएंट। एक महिला के लिए बड़ी बात हो जाती है। आपने स्कूल इतनी बड़े, हाँ, उसके पीछे भी एक स्टोरी है। एक्चुअली मैं एक बच्चे से एक बार बात कर रही थी, तो मैंने देखा कि वो बच्चा अपना एक सेल्फ इंट्रोडक्शन भी नहीं दे पा रहा। 5th क्लास का बच्चा था, अपना नाम भी नहीं बता पा रहा। तो कहीं ना कहीं मन में ख्याल आया कि एक 5th क्लास का बच्चा जिसे अपना इंट्रोडक्शन नहीं देना आता, अपना नाम नहीं बता पा रहा है, बोल नहीं पा रहा है, तो ऐसी शिक्षा का फ़ायदा क्या है? कम से कम बच्चा ज़्यादा कुछ नहीं बोले, ये तो बताए मैं कौन सी क्लास में पढ़ रहा हूँ और मेरा नाम क्या है, मेरा परिवार क्या है। तो इसी तरह से मेरा धीरे धीरे बच्चों से इंटरेक्शन होता था, पास पड़ोस के बच्चे से। और फिर मुझे महसूस हुआ कि हमारे इस क्षेत्र में शिक्षा की ज़रूरत है। रीज़न यहाँ रॉट लर्निंग हो रही थी, जैसे कहते हैं आप, रटने की प्रवृत्ति। और ये मैंने अपना विचार अपने बाबूजी के साथ, मेरे फादर इन लॉ जो है मेरे फादर के साथ डिस्कस किया। तो वो बिल्कुल मेरे साथ थे और उनको लगा कि ये कर सकती है, इसमें जुनून भी है और इसका इंटरेस्ट भी है। और मैं खुद की, मेरी एक सोच भी है, जिस काम को आप पसंद करते हो ना करना, उस काम में आप हमेशा तरक्की करोगे। तो मैं तो बच्चों के लिए भी एक संदेश देना चाहूँगी कि आप हमेशा जीवन में वो काम करें जो आपकी मनपसंद का हो, ज़बरदस्ती वाला काम कभी भी ना करें। तो टीचिंग मेरा शुरू से पैशन रहा। मेरे घर में भी जब मैं शादी से पहले सर्वेंट थे तो मैं उनको पढ़ा लेती थी थोड़ा बहुत, तो मुझे शौक़ था। और पुअर बच्चों को पढ़ाने का मुझे हमेशा से ही शौक़ रहा है। और यह महेंद्रगढ़ में आकर के ऐसा लग रहा था कि जैसे परमात्मा ने मुझे रास्ता ही दिखा दिया हो कि इन बच्चों को मेरी ज़रूरत है। क्योंकि यहाँ बच्चे जो थे वो बहुत डाइवर्टेड थे, उनके पास कोई चैनलाइज करने के लिए कोई बताने वाला, कोई उनके लाइफ में कोई मेंटर नहीं था, कोई उनको समझाने वाला नहीं था। पेरेंट्स भी यहाँ पर अनपढ़ थे। वो मेरे पास आके कहते भी थे कि मैडम हमारे बच्चे को कैसे करना है आप बताइए। तो मैं उनको टाइम टू टाइम गाइड करती थी। हम ओरिएंटेशन प्रोग्राम रखते थे, हमने पेरेंट्स के साथ मीटिंग रखते थे जहाँ समझाते थे कि आप अपने बच्चे को पढ़ाइए। सबसे बड़ा चैलेंज था गर्ल्स एजुकेशन को लेकर के। यहाँ लोग बेटियों को स्कूल नहीं भेजते थे। घर में 2 बच्चे हैं तो बेटा हमेशा जाएगा प्राइवेट स्कूल में और बेटी जाएगी गवर्नमेंट स्कूल में। मुझे जिस दिन ये बात पता चली तो मैंने टीचर्स को कहा कि इस बार की पीटीएम में मुझे बुलाना और जितने पेरेंट्स हैं उनसे मेरी बात करवाना। मैंने उनसे बात की और मैंने उनको समझाया कि देखिए, आप अपनी बेटी को अगर पढ़ाते हो तो बेटी 2 परिवारों को आगे लेकर के जाएगी, दूसरा एक को देख करके दूसरे भी प्रेरित होंगे, आप भेजिए यहाँ पर। तो समझाने से बहुत फ़र्क हुआ। हमारे यहाँ गर्ल्स की संख्या शुरू से ही सबसे ज़्यादा, आज भी मेरे पास वुमेन एम्प्लॉयज़ ज़्यादा है मैन की बजाय, और मेरे पास गर्ल्स की संख्या बहुत ज़्यादा है पूरे ग्रुप में। जिस तरह से आप कह रहे हैं कि महिलाओं की संख्या यहाँ पे ज़्यादा है, आपने पड़ोस में देखा, जब आपकी शादी हुई थी तो कहीं ना कहीं आप गृहिणी बतौर घर पे पहुंची थी, तो तब क्या कर रही थी? तब ये आइडिया आया? फिर स्कूल में कितना, स्टार्टिंग में कैसे शुरुआत की, कितने बच्चे आए, तो वो किस तरह का रहा? हाँ, स्कूल में मैं जो घर में लेडीज़ अपना काम करती, मुझे भी घर का काम यहाँ पर करना पड़ता था। पर मैंने हमेशा कोई भी काम किया वो बड़ा खुश होके किया। मेरा अपनी सोच ये है कि हमें कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं समझना चाहिए। आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं और मनीष अपनी टेबल, ऑफिस जब पहली बार बनाया था, हम अपना टेबल खुद साफ़ करते थे। हमारा ये ऐसा था कि हम अपना काम खुद कर लेते थे। फर्नीचर को मूव भी करना होता था तो हम करते थे ये वाले काम। तो चैलेंजेस तो बहुत होते हैं, लेकिन अगर आप कहते हैं ना, मन में डर मत कभी भी रखिए। डर है जो आपको जीतने से रोकता है। एक हम देखते भी है ना कि एक टीवी पे एक ऐड भी आता था कि डर के आगे जीत है। जिस दिन आपने अपने डर को ख़त्म कर दिया उस दिन आपकी जीत है। तो घर को संभालते हुए मैंने हमेशा स्कूल को संभाला। तो जब स्कूल भी संभालने लगी, यहाँ पर बहुत सारे दिक्कतें आई। सबसे बड़ी दिक्कत है कि अच्छे टीचर्स मिलना। तो उसके लिए मुझे लगा कि मैं बाहर से टीचर ला नहीं सकती हूँ, क्योंकि उस टाइम बच्चे ही हमारे पास बहुत कम थे, संख्या करीब 170 की थी। तो पैसा भी नहीं था हमारे पास उस टाइम। जो थोड़ा सा पैसा था सिर्फ उसमें ये था कि हम
10 टीचर के साथ ही काम कर सकते थे। तो ट्रेनिंग कराना बहुत ज़रूरी था, तो मैं खुद उनको ट्रेनिंग कराती थी। बेसिक्स ट्रेनिंग जो होती है वो मैं उनको कराती थी। मुझे ध्यान आता है कि सुबह 1 घंटा पहले मैं टीचर्स को ट्रेन करती थी, फिर उनको क्लासेस में भेजती थी। मैं क्वेश्चन पेपर्स तक भी बनाती थी। इवन जो एनुअल पेडागोजी प्लान होता है उस पर भी हम खुद काम करते थे। तो धीरे धीरे टीम बनती चली गई, अच्छे लोग जुड़ते चले गए, अच्छे टीचर्स फिर बाहर से महेंद्रगढ़ में आने लगे। जब हमने, क्योंकि एजुकेशन में थोड़ा चेंज किया, हमने रट्टा प्रवृत्ति को ख़त्म करके हमने बच्चों के फाउंडेशन पे काम किया, हमने बच्चों के बेसिक्स पे काम किया, और हमने उनके हाथों में बहुत अच्छी बुक्स भी दी। NCERT भी कराई हमने, लेकिन अच्छे हमने उनको बुक्स भी दी, क्योंकि गाँव का जो बच्चा था जो घर से चल के स्कूल में आता था उसके पास कहीं और से किताब मिलना मुश्किल था। गुड़गांव जैसे या दिल्ली या बड़े शहरों में क्या होता है, पेरेंट्स अच्छी अच्छी किताबें ला के दे देते हैं। तो मैंने यहाँ कोशिश की कि हम सिलेबस में ही अच्छी बुक लगाएं, और उसके लिए हम एक बहुत अच्छा प्लान भी बनाते थे। क्वेश्चन पेपर का स्टैंडर्ड बहुत अच्छा रखते थे। मेरी कोशिश होती थी कि हम उसमें वो सब इंक्लूड कर दें, वो सारी चीज़ें कि पेरेंट्स को अलग से कोई हेल्प ना करनी पड़े, लाइक कोई ट्यूशन ना लगाना पड़े, उनको कहीं और ना जाना पड़े, एक ही जगह पे सारी चीज़ें उनको अवेलेबल हो जाए। अभी जिस तरह से शुरुआत 170 बच्चों से आपने की, उसके बाद क्योंकि जब जॉब का था कहीं टीचर्स मिलने में भी कोई दिक्कतें रही होंगी, बहुत दिक्कतें थी। तो उसमें जैसे 1911 में शुरुआत की गई, असमानता की बात होती थी। आज की क्या स्थिति देखते हैं और अभी क्या करने की जरूरत है ताकि और सुधार किया जा सके? अमित, ये जो सोच थी ना उस समय 1911 में कि महिलाओं को वोट का अधिकार नहीं था, महिलाओं को जो काम करती थी उसका जो पैसा मिलना चाहिए उन्हें कम मिलता था, ये कहीं ना कहीं उन देशों में ज़्यादा था। हमारे देश में चीज़ें अलग तरह से थी। वहाँ तो ये भी कहा जाता था कि महिलाओं में आत्मा नहीं होती, जबकि हमारे यहाँ तो ये कहा जाता है पौधों में भी आत्माएं होती हैं। हम गाय को पूजते हैं, हम गाय को, यानी कि एक हम पशु को एक माता कह करके पुकारते हैं। तो जो हमारी भारतीय संस्कृति है, या मैं ये कहूँ हमारा जो भारतीय चिंतन है, उसमें महिलाओं का स्थान हमेशा ऊंचा रहा है। आप देखिए अभी आगे नवरात्रे आप सेलिब्रेट करेंगे, तो जहाँ हम जो देवियों की पूजा करते हैं, हम वहाँ कलश स्थापना भी करते हैं। अभी प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने भी, आप देखिए, नारी शक्ति वंदन विधेयक जब लेकर के आए नई संसद के उद्घाटन पे, तो उनका वो मैसेज भी यही वो देना चाहते थे कि जो महिलाएं हैं वो पूजनीय हैं। जैसे हम नए भवन में हम कन्या पूजन करते हैं, घट की स्थापना करते हैं, बिल्कुल उन्होंने वैसे किया। तो हमारे भारतीय चिंतन में ऐसा कभी नहीं रहा। हमारे चिंतन में महिलाओं का स्थान ऊंचा था। बीच में कुछ इन्वेडर्स आए जिनसे स्थिति बदली कि लेडीज़ को घूंघट करना पड़ा, पर्दा जो प्रथा थी हमें वो आ गई, लेकिन असलियत में ऐसा नहीं था। हमारे पास उदाहरण है लक्ष्मीबाई जी का, देखिए रानी लक्ष्मीबाई जी का, गार्गी का, मैत्रेयी का, और सरोजनी नायडू जी का हमारे पास। ऐसी अनेकों महिलाएं हैं जो शास्त्रार्थ में नंबर 1 रही, राजनीति में नंबर 1 रही। संविधान निर्माता की अगर हम बात करें तो उसमें 15 महिलाएं थी। अभी जब हमने चंद्रयान जब हमारा लॉन्च हुआ है, आप उसमें देखिए 100 वैज्ञानिक रही। तो मेरा ये मानना है कि भारतीय परंपराओं में ऐसा कहीं नहीं रहा, ये हम बाहर से चीज़ें लेकर के आए, ये नेगेटिविटी, और बीच में कुछ स्थितियाँ थोड़ी बदली जिससे महिलाओं की सोच पे भी असर आया। पर आज ऐसा नहीं है। आज आप देखिए, आज बेटियां जो है किस मुकाम पर है। मैं खुद अपने यहाँ स्कूल्स में देखती हूँ, जिनके 2 बेटियां हैं वो भी पढ़ा रहे हैं, 1 बेटी है वो भी हायर एजुकेशन के लिए आगे है। मैम, अब आपका कहना है कि भारतीय संस्कृति में ऐसा बहुत अलग था, उनसे अलग, लेकिन बावजूद हमने कुछ उदाहरण ऐसे देखे हैं कि भ्रूण हत्या की बात करनी है, तमाम इस तरह की, आज भी जो क्राइम की बात करने, महिलाओं के प्रति कहीं ना कहीं सोच का जो है, सोच में अभी कुछ हम देखते हैं कि लोग उस पे काम बतौर RPS, क्योंकि कहीं ना कहीं आप भी आ रहे हैं लेडी, और लगातार जिस तरह से आप 50,000 से बच्चे आपके पास पढ़ रहे हैं, तो आप लोगों ने क्या बदलाव किया उसमें? मैं बताती हूँ क्या है उसमें। ज़रूरत है हमें घर से शुरुआत करनी है। हमें अपने जो माता पिता है, देखिए पहला स्कूल बच्चे का घर होता है और पहले शिक्षक माता पिता होते हैं। जब तक हमारे माता पिता अपने बेटों को संस्कार नहीं देंगे, वो बेटों के हाथ में तो गाड़ी की चाबी दे रहे हैं और बेटी के हाथ में चाकू दे रहे हैं कि तुम सब्जी काटो, तो बच्चे वही सीखेंगे, है ना। जब संसाधन और शक्ति का बराबर बंटवारा होगा तो कभी फर्क नहीं होगा, लेकिन जब फर्क परिवारों से होता है तो फर्क वहाँ पर आता है। तो काउंसलिंग कहाँ से शुरू करनी है? हमें घर से करनी है। हम माँ को बताना कि बेटा जाओ, अपने बेटे को कहना सब्जी तुम लेकर के आओगे, और बेटी को कह दिया तुम बर्तन साफ कर लो। एक दिन बेटे को कह दिया आज तुम बर्तन साफ करोगे, सब्जी बेटी लेकर के आएगी। उस दिन ये चीज़ें खत्म हो जाएंगी। क्योंकि हम 12 बहनें हैं, कजिन्स तो, और 3 सगी बहनें हैं,
हैं, पर हमें कभी नहीं लगा, हमें किसी टाइम भी महसूस नहीं हुआ, यानी कि हमारे फादर ने, मेरे दादाजी ने हमें हमेशा पंख दिए, कारण कि परिवार हमारा पढ़ा लिखा था, उनमें अवेयरनेस थी। तो हमें परिवारों में अवेयरनेस लेकर के आनी है, हमें माता पिता की सोच को बदलना होगा, और ये आज का यूथ करेगा, आज की यंग जनरेशन को हमने सिखाना है, और बदलाव आ भी रहा है, अब तो काफ़ी बदलाव है। बतौर डॉक्टर पवित्रा राव, क्योंकि जिस तरह से आपके पास आज स्ट्रेंथ है, 16 से तमाम स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, और आपका भी एक लंबा अनुभव है, आप अपने इंस्टीट्यूशंस में क्या इस तरह का करें ताकि बच्चियों को और ज़्यादा मजबूत किया जा सके? उसके लिए हम क्या करते हैं, हमारे यहाँ पर स्कूल्स में देखिए एनुअल जो है करिकुलम तो बनता ही है, जिसमें हर तरह की एक्टिविटीज़ हम रखते हैं। वो जो क्लास वाइज होती है हमारे यहाँ, मंथ वाइज चलती है, तो हमारा एकेडमिक और को करिकुलर एक्टिविटीज़ हमारी बराबर प्लान होती है। इसके अलावा हम टाइम टू टाइम कुछ सेमिनार्स भी अरेंज करते हैं, कुछ टॉक्स भी हम अरेंज यहाँ पर करते हैं, इवन हम कई बार क्विज़ेस का भी अरेंजमेंट करते हैं। उसमें टॉपिक जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पे रख लिया, या इवन फीमेल जो है एम्पावरमेंट पे हमने रख लिया। तो इन प्रोग्राम से, और जो हमारा ओरिएंटेशन प्रोग्राम होता है, पेरेंट्स भी जिसमें आते हैं, अगर हमें लग रहा है वहाँ गलती चाहे बच्चे ने की है या बेटी ने की है, बेटा ने की है, तो वहाँ पर भी हम काउंसलिंग करते हैं। उसके लिए हमारे हर स्कूल में काउंसलर्स भी हैं, क्योंकि आज ज़रूरी हो गया काउंसलर्स को रखना। रीज़न, आज बच्चा घर से भी थोड़ा सा डिस्टर्ब रहता है, पेरेंट्स जॉब में हैं, तो अगर वो उसके मन में कोई तकलीफ़ है, परेशानी है, तो वो अगर घर नहीं बता पाता, स्कूल में बता देते हैं, और स्कूल में जब हमें पता चलता है तो वो हम पेरेंट्स को इंटीमेट कर देते हैं। एक कहीं ना कहीं जो कंपटीशन का भी प्रेशर भी है बच्चों पे, तो उसको किस तरह से झेलते हैं? क्योंकि तमाम तरह से कोटा की बात करने या तमाम बच्चे बाहर भेजे जाते हैं, आजकल बहुत सारी इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं। तो क्योंकि आपका जो इंस्टीट्यूशन यहाँ पे भी कॉम्पिटिटिव कराया जाए, तो वो किससे बचें? और क्योंकि कहने की बड़ी शिकायतें आ रही हैं, सोसाइटी तक बच्चे कर रहे हैं। हाँ, वो एक ही जगह, ऐसा नहीं है कि किसी एक खास जगह पर ही ऐसा हो रहा है, ये आज की एक ज्वलंत समस्या मैं कह सकती हूँ कि जो सुसाइड की है, और ये बहुत हमारी समाज के लिए गलत है, क्योंकि ये स्ट्रेस जो है ये कभी भी हमारी शब्दावली रही नहीं है। हमारे तो बच्चे ऐसे हैं जो सरसों के खेत देख करके खुश होने वाले, तो ये कहाँ से हुआ, ये प्रेशर क्यों आए? ये भी कहीं ना कहीं मुझे जो लगता है ये है जब परिवार की तरफ से बच्चे में कंपैरिजन शुरू हो जाता है। देखिए, मैं हमेशा एक बात कहती हूँ, सभी को कहती हूँ ये वाली बात, आप बंदर को तैरना नहीं सिखा सकते, आप मछली को उड़ना नहीं सिखा सकते। जो बच्चे की काबिलियत है, जो बच्चे में योग्यता है, उसी के अनुसार अगर हम बढ़ने का आगे मौका दें तो बच्चा जीवन में वो सब सही कर लेगा। जैसे मैं बताती हूँ, मेरा टीचिंग में बहुत इंटरेस्ट था। हालांकि एक बार मेरे फादर ने मेरे पास मुझे कहा भी कि तुम डॉक्टर के लिए ट्राई कर लो, बट मैं थोड़ा सा, मैंने कहा नहीं, मुझे खून देख करके और ये देख करके मुझे नहीं ठीक लगता। तो क्योंकि मुझे उन्होंने मेरी मनपसंद फील्ड में आने का मौका दिया, तो इसीलिए मैं सक्सेसफुल हो पाई। तो बच्चों को भी हमें परिवार से शुरुआत करनी पड़ेगी, हमें कि हम किसी तरह का दबाव ना बनाएं, क्योंकि बाहर बहुत सारे दबाव हैं। बाहर आपके पास एक अच्छी ब्रांड के मोबाइल का दबाव है, बाहर अच्छे कपड़े पहनने का दबाव है, इंग्लिश बोलने का दबाव है। एक घर होता है एक ऐसी जगह जहाँ पर बच्चे में किसी भी तरह का दबाव ना हो। बच्चा बाहर कितनी परेशानी से घर पे आके बताए कि मम्मी आज मेरे साथ ये हुआ, और मम्मी कहे कोई बात नहीं बेटा, मैं इसको ठीक करूँगी, मैं तुम्हारे साथ हूँ। पापा कहे कोई बात नहीं बेटा, चलो आ जाओ खेलते हैं, इसको भूल जाओ, छोड़ दो, हम इसको ठीक करेंगे, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो बच्चे को वो वाला प्यार घर में चाहिए। कहते हैं ना, बच्चे को घर में प्यार मिलेगा तो वो बाहर नहीं भागेगा फिर। तो अगर बच्चे को कोई सुनने वाला होगा, आपने देखा पुराने ज़माने में इकट्ठे परिवार रहते थे, तो वहाँ बच्चे दादा दादी को अपनी प्रॉब्लम शेयर कर लेते थे। अब क्योंकि परिवार एकल हो गए हैं, तो यहाँ आज ज़्यादा जिम्मेवारी पेरेंट्स की बन गई है, स्कूल की तो बनी गई है। इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ कि हमने काउंसलर्स का अरेंज किया हुआ है कि वो बच्चों की काउंसलिंग करें, और हम खुद भी डायरेक्ट बहुत बच्चों से बात करते रहते हैं। मुझे तो बच्चों के बीच में रहना बहुत ही पसंद है। मुझे लगता है कई बार चेहरे से भी कि बच्चा उदास है, परेशान है कुछ, तो मैं कई बार खुद जा कर के भी बात कर लेती हूँ। आज ही हम कहीं पढ़ रहे थे कि बतौर यदि कि एक लेडी को जिम्मेदारी दी जाए, यदि किसी लेडी को वित्त मंत्री बना दिया जाए तो वो डबल रेट से ग्रो करता है कंट्री। तो आप उस तरह से क्या जो आरपीएस की ग्रोथ का सक्सेस का जो राज है, क्या यही है क्या?
बिल्कुल, आप देखिए हमारी तो जो वित्त मंत्री जी हैं वो भी एक महिला हैं, हमारी जो माननीय राष्ट्रपति जी हैं वो भी एक महिला हैं, और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने तो महिलाओं के लिए स्पेशली इतने सारे वो काम कर रहे हैं। हर घर जल, हर घर नल पे, लखपति दीदी पे बहुत सारी योजनाएं उन्होंने चलाई, जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की। उनका यही कहना है कि अगर एक महिला का सशक्तिकरण होगा तो हमारे राष्ट्र का सशक्तिकरण होगा, अगर हमारे भारत देश की महिलाओं का सशक्तिकरण होगा तो हमारे भारत का सशक्तिकरण होगा। और जो हमारे प्रधानमंत्री जी का एक उद्देश्य या कह लो, या उनका 2047 का एक विज़न है कि भारत एक विकसित राष्ट्र बने। आज हम 5वीं पोजीशन है और 5वीं से हम 3री पे भी आ जाएंगे, तो उसमें महिलाओं की भागीदारी बहुत ज़्यादा होगी। तो महिलाएं, मेरा मानना है ऐसा, महिला ऐसा कर सकती हैं। हमने कोरोना में देखा, जब कोरोना से पहले हमने कोरोना में ही, हाँ बल्कि जब लोग जॉब में नहीं थे तो महिलाओं ने चीनी के डब्बे से, दाल के डब्बे से पैसे निकाले। तो वो सेविंग करने का गुण जो होता है, मैनेजमेंट गुण होता है, वो हमारी दादी नानियों में भी मतलब पाया जाता है। वो पहले उठा करके रखती, तो ये तो उनका नेचुरल गुण है। इसीलिए लक्ष्मी, आप देखिए माता लक्ष्मी भी एक महिला, हम पूजा जिनकी करते हैं वो एक महिला है, तो शायद इसके पीछे यही एक बड़ा कारण है। टारगेट्स क्या हैं पवित्र राव के, क्योंकि 98 से जो सफ़र शुरू हुआ, अभी भी कहीं ना कहीं एक वट वृक्ष जो बना, एक 2 राज्यों में अभी आपके शिक्षण संस्थान चल रहे, आखिर विजन क्या है, लोग जानना चाहते हैं, आखिर लक्ष्य क्या है, टारगेट क्या है, कहाँ पहुँचना है? हाँ, मेरा लक्ष्य है कि हम जो बच्चे को शिक्षा दें, वो शिक्षा ऐसी होनी चाहिए, उसमें नैतिक मूल्यों का समावेश हो, अपने राष्ट्र प्रेम की भावना उसमें भरी हुई हो कूट कूट करके, और बच्चे को जॉब ज़रूर मिले, वो स्किल्ड बच्चा बने। क्योंकि आज जो हमारे एजुकेशन सिस्टम में प्रॉब्लम है वो यही है कि हम रट्टा प्रवृत्ति की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। बच्चे को योग्य बनाए, स्किल्ड बनाए, उसका कुछ भी सब्जेक्ट हो उसमें उसकी योग्यता को, लाइक कॉम्पिटिटिव बेस्ड जो है एजुकेशन हम दें, कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन पे काम करें, एक्सपीरियंशियल लर्निंग पे काम करें, हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ पे। बच्चा करके सीखे, रट करके या पढ़ करके ना सीखे, बच्चा अपने हाथों से करे और फिर सीखे। हर साल देखते हैं कि एक नई संस्थान खुल जाता है, तो ये सिलसिला कहाँ पे रुकने वाला है? पूरे देश में इसको बढ़ाना है या हरियाणा के हर जिले में एक स्कूल खोलना है? ये तो मैं एक चीज़ कहती हूँ हमेशा अमित की, ये परमात्मा ने एक मुझे ड्यूटी दी हुई है, ये उनका जैसे भी आदेश होगा वैसे करेंगे। बस अपना काम मैं, मेरा पूरा परिवार और मेरी पूरी टीम बहुत ईमानदारी और सच्चाई के साथ कर रही है, और बच्चों की शिक्षा के लिए कर रही है, क्योंकि दक्षिणी हरियाणा में हमें अच्छी शिक्षा की ज़रूरत है। तभी नए नए रोजगार के अवसर पैदा होंगे, बच्चे जो हैं तभी संतुलित भी बनेंगे। आज हम देख रहे हैं कि बच्चों में थोड़ा सा नैतिक मूल्यों का जो अभाव है, तो वो चीज़ें भी शिक्षा से ही हम दे सकते हैं, तो वो जैसे होगा देखेंगे। अभी आपने नैतिक मूल्यों की बात की, जब नैतिक मूल्यों की बात आती है तो कहीं ना कहीं डिग्रेडेशन देखा गया है बीते दिनों में। एक कहीं ना शिक्षा में व्यापार जब की बात करते हैं कि जो हमारी पौराणिक परंपराएं थी, गुरुकुल परंपराएं थी, तो कहीं ना कहीं उसमें गुरु और शिष्य का एक भाव होता था, वो डाउन गया, उसकी हालात हैं। और जो व्यापारीकरण शिक्षा का, उसको आप किस तरह से देखते हैं? तमाम इस तरह के सवाल उठाए जाते हैं। हाँ, जो इस बार NEP आया हुआ है 2020, जो इस बार गवर्नमेंट लेकर के आ रही है, नई शिक्षा नीति जो है, एक राष्ट्र एक शिक्षा नीति, उसका उद्देश्य यही है कि जिस तरह की शिक्षा को जो पहले भगवान राम के टाइम में होती थी, गुरुकुल वाली शिक्षा होती थी, हम उसको भूल गए हैं। बहुत सारे देश अपनी पुरानी तकनीकों के हिसाब से ही, पुरानी अपने जड़ों से जुड़े हुए हैं, लेकिन हमारे यहाँ थोड़ा सा गैप आ गया था। वापस हम उसी NEP ने उसी चीज़ को बढ़ावा देने के लिए जो है प्राइमरी एजुकेशन में आप देखिए बाल वाटिका का आना, मातृभाषा का उपयोग करके शिक्षा देना, उसके साथ साथ 6th क्लास से ही बच्चे को वोकेशनल कोर्स की एजुकेशन देना। और दूसरा, पहले क्या होता था, आपको 10th में साइंस लेनी है, 11th में आपको अगर साइंस लेने तो आप साइंस ही पढ़ेंगे। अब क्या कर दिया, आप साइंस के साथ आर्ट्स के सब्जेक्ट भी ले सकते हो। तो इस तरह से नई शिक्षा नीति में बहुत सारे बदलाव आए हैं, और जिससे कि हमारे बच्चों में वही इस शिक्षा नीति में एक चीज़ और भी है मेन, वो है नैतिक शिक्षा का समावेश। उसमें महीने में जैसे एक्टिविटीज़ कर दिया, स्टोरी टेलिंग बच्चे को कर दी, बच्चे में क्रिटिकल थिंकिंग इम्प्रूव कैसे करनी है, बच्चे में कॉम्पिटेंसी बेस्ड जो लर्निंग है उसको कैसे इम्प्रूव करना है, तो उसके बाद मुझे लगता है बहुत बड़ा बदलाव आएगा। वैसे हमने अपने स्कूल में हर महीना हम अपने पेडागॉजी प्लान में एक इवेंट रखते हैं जिसका नाम है कि वैल्यू ऑफ द मंथ करके, जिसमें हर क्लास के हर बच्चे को एक वैल्यू सिखाई जाती है और उसकी टेक्निक्स अलग अलग होती हैं। एक प्राइवेट शिक्षा और
सरकारी शिक्षा की बात करते हैं, कहीं ना कहीं जो लोगों का झुकाव है लगातार प्राइवेट की ओर बढ़ रहा है। जब हम हायर एजुकेशन की बात करते हैं तो गवर्नमेंट की तरफ जाता है, लेकिन जब प्राइमरी एजुकेशन की बात आती है तो आखिर गैप कहाँ पर और कैसा सुधारा जाए? आपको क्या लगता है कि जो एक आपका लंबा अनुभव है? हाँ, उसका गैप का रीज़न यही है कि वहाँ प्राइमरी एजुकेशन में हमें जो ज़रूरत है वो है प्ले वे मैथड से। तो उसमें आपको बहुत सारे रिसोर्सेज चाहिए, बहुत सारे पैसे की भी ज़रूरत होती, जो मुझे लगता है प्राइवेट वाले तो अरेंज कर लेते हैं, वो फीस रखते हैं एक, और वो उस हिसाब से वो सारे रिसोर्सेज 3D क्लासरूम्स अरेंज करके, बच्चों को एक्टिविटीज़ करके और क्वालिफाइड टीचर्स रख के। लेकिन गवर्नमेंट स्कूल में क्या होता है, वो रिसोर्सेज की कमी होती है, स्मार्ट बोर्ड्स नहीं है, अगर स्मार्ट बोर्ड्स भी है तो वाईफाई के कनेक्शन नहीं है। तो वहाँ पर अगर एक सिस्टम में काम किया जाएगा तो वहाँ पर भी बदलाव आ सकता है। मैम वही फिर लौटते हैं वुमेंस डे। ऐसे 3 चैलेंज जो महिलाओं के सामने हैं उनको दुरुस्त करके कहीं ना कहीं उसको आगे बढ़ा जा सकता है, डेली जो डे टू डे लाइफ में उसके सामने आती है। आप क्या 3 ऐसी समस्याएं जिनको दूर करें ना बच्चे करें और उनको ठीक हो जाए? सबसे पहले तो यही है कि हम अपनी बेटियों को ज़रूर पढ़ाएं, उनको शिक्षित करें, और उच्च शिक्षा के लिए कभी भी रोके नहीं। परिवारों में होता है कि बेटी की शादी की बहुत जल्दी रहती है कि 12th के बाद शादी कर दो, 10th के बाद। तो हमें ये नहीं सोचना है, इस सोच को बदलना होगा। हमें जो है कुछ ऐसे अवेयरनेस प्रोग्राम चलाने होंगे कि बच्चे को, अपनी बेटी को भी शिक्षित किया जाए। अगर बेटी शिक्षित होगी तो पूरा समाज शिक्षित होगा और वहाँ पर तरक्की फिर ज़रूर होगी। दूसरा सबसे बड़ा चैलेंज होता है बेटी की सेफ्टी का होता है। तो उसके लिए हम कर सकते हैं कि बेटी को बचपन से ही हम स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कराएं, सेल्फ जो है बच्चे के लिए कुछ ऐसी ट्रेनिंग कराया जाए जिससे कि वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग फील करे। कोई किसी तरह का हम कोर्स करा सकते हैं, जैसे बेटों को जिम भेजते हैं तो हम बेटियों को भी ऐसे भेज सकते हैं ना। और तीसरी सबसे बड़ा जो चैलेंज आता है वो होता है शादी के बाद। ये लगता है शादी हो गई, हस्बैंड कमाने वाले हैं, अब महिला को काम करने की ज़रूरत नहीं है, जबकि वहाँ भी महिला को काम करना चाहिए, क्योंकि हमारा जो फ़र्ज़ है, हमारी जो ड्यूटी है वो सिर्फ हमारे अपने लिए नहीं है कि नौकरी करेंगे तो हमारा घर चलेगा। हमें ये सोचना है कि हम देश के लिए हमारा जो है क्या योगदान हो सकता है, छोटा सा भी योगदान। तो महिला जब काम करेगी तो वो जीडीपी भी इम्प्रूव होगी, समाज भी तरक्की करेगा। डॉक्टर पवित्रा राव, तो फ्यूचर में अभी आरपीएस के क्या प्लान्स हैं आने वाले दिनों की बात करें? क्योंकि जब हम इंजीनियरिंग या मेडिकल की तैयारी करनी है तो हमें कोटा दिल्ली जाना पड़ता है। कहीं ना कहीं आप लोगों ने लोगों को एक प्लेटफॉर्म दिया और बच्चे अभी यहाँ पे रुकने लगे हैं, उनको घर के साथ इंजीनियरिंग की और मेडिकल की तैयारी। तो फ्यूचर प्लान्स क्या है ताकि बच्चे जाने और उनको भी कोई फ़ायदा मिल पाए? हाँ, सबसे पहला तो मैं जो करना चाहती हूँ वो है कि टीचर्स की ट्रेनिंग बहुत सारी कराना चाहती हूँ, कि हम अपने टीचर्स को ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेनिंग्स कराएं। क्योंकि टीचर्स ट्रेन होंगे, बच्चे बिल्डिंगों से नहीं पढ़ते, कभी भी बच्चे पढ़ते हैं टीचर्स से। अगर आपके पास टीचर्स अच्छे हैं तो बच्चे बहुत अच्छे रिजल्ट्स लेकर के आएंगे। तो पहला काम तो मुझे लगता है हमें टीचर्स पे ज़्यादा से, वैसे हमारे यहाँ टीचर्स ट्रेनिंग बहुत होती है, हम सीबीएसई से रिसोर्स पर्सन बुला के भी कराते हैं, इन हाउस भी कराते हैं, काफ़ी ट्रेनिंग्स कराते हैं, पर मुझे लगता है अभी हमें और ज़रूरत है। उसके बाद दूसरा काम जो मैं करना चाहती हूँ वो चाहती हूँ कि हमारे बच्चों में साइंटिफिक एटीट्यूड जो है इनकलकेट हो, साइंस के लिए इंक्लिनेशन हो, वो कोई रिसर्च वर्क करे, वो ऐसे काम करे, छोटे छोटे ही कामों से चाहे शुरुआत करे जो हमारे समाज और राष्ट्र को मजबूत बनाए। सुनने में ये भी आता है कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटी का प्लान है कि? हाँ, यूनिवर्सिटी का बिल्कुल प्लान है। अगर परमात्मा ने हमें आशीर्वाद दिया, हमारे पेरेंट्स, हमारी टीम अगर साथ रही तो हो जाएगा ये भी। जिस तरह से लगातार हमने डॉक्टर पवित्रा राव से बात की, किस तरह से शैक्षणिक फील्ड में उन्होंने लगातार एक लो जगाने का काम किया और कहीं ना कहीं पूरे हरियाणा में आजकल इनकी जो चेन्स हैं आरपीएस ग्रुप की वो देखी जा सकती हैं और कहीं ना कहीं बच्चों को बेहतर एजुकेशन उपलब्ध भी करा रही हैं। अंत में एक बार फिर से उनका मैसेज जाने की, जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, क्योंकि हम समानता की बात, असमानता की बात लगातार करते हैं, कितनी मिल पाए और एक मैसेज के साथ जाना चाहेंगे, आखिर क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं समाज में अपने युवाओं को ये संदेश देना चाहती हूँ, मेरे यंग बच्चों को ये संदेश देना चाहती हूँ कि महिला और पुरुष जो हैं वो एक दूसरे के पूरक हैं। पहली बात तो कि ये नहीं है कि महिला बहुत स्ट्रांग है या पुरुष, ये वाला
तो बहस होनी नहीं चाहिए। बहस ये होनी चाहिए कि दोनों कैसे जागरूक बने और महिला कैसे जागरूक बने। अगर परिवारों में जागरूकता नहीं है तो ये काम हमारे युवा बच्चे कर सकते हैं। जैसे कि गवर्नमेंट ने एक स्कीम भी चलाई हुई है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, उसमें यही है कि हम फीमेल फिटिसाइड को स्टॉप करें। तो उसमें कौन, हमारे युवा बच्चे, उनको जिनके बच्चे होने हैं अभी, तो वो ये पहल करे कि हम बेटी को ही जन्म देंगे। पहली भी बेटी हो बेशक, दूसरी भी बेटी हो, तो हम बेटी को जन्म देंगे। तो युवा अगर मिलकर के कोशिश करेंगे तो वो ये बदलाव, सकारात्मक बदलाव बिल्कुल ला सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय दिवस पे कि मैसेज माना जाए कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 33% का जो रिजर्वेशन महिलाओं के लिए, बिल्कुल बिल्कुल। आज महिलाएं हमारी देखिए तीनों सेनाओं में हैं, फाइटर प्लेन भी चला रही हैं। कौन सा ऐसा फील्ड है जहां वो नहीं काम कर रही हैं? तो आज मौके बराबर के हैं। बस बच्चों को इस सोच को आगे लेकर के चलना है कि ये कोई इनकी आपस में झगड़ा नहीं है महिला में और पुरुष में कि कौन मजबूत है कौन कमज़ोर है या क्या है। असली ये बात होनी चाहिए कि महिला का क्या फ़र्ज है और पुरुष का क्या फ़र्ज है और दोनों को मिलके कैसे काम करना है। आपने देखा, यूं ही कोई आधी आबादी का प्रेरणा स्रोत नहीं बन जाता। जब ऑफिस, घर, स्टाफ, परिवार व विद्यार्थियों को मुकाम तक पहुंचाने के संकल्प को सिद्धि में बदलने का जुनून हो, तब जाकर ऐसी शख्सियत कहलाती हैं डॉक्टर पवित्रा राव। हरियाणा के अंतिम छोर पर सबसे पिछड़े इलाके में शुमार महेंद्रगढ़ से 1998 में 170 बच्चों के साथ शुरू किया सफर पूरे हरियाणा ही नहीं, राजस्थान तक 50,000 विद्यार्थियों तक पहुंच चुका है। देश के भविष्य निर्माण में लगी आरपीएस ग्रुप की चेयरपर्सन डॉक्टर पवित्रा राव ने बेबाकी से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर भारतीय संस्कृति से लेकर आधुनिकता पर अपनी राय रखी। वहीं शिक्षा में चुनौती से लेकर इसकी खूबियां भी गिनाई। ऐसे में यह इंटरव्यू हर उस महिला को समर्पित है जो तमाम चुनौतियों का सामना करती हुई सफलता तक पहुंची है। वहीं उन महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है जो शिखर तक पहुंचने के लिए संघर्षरत है। ऐसे में ऐसी ही किसी शख्सियत के साथ फिर होंगे आपसे रूबरू। तब तक हरियाणा से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक साथी हरियाणा। नमस्कार।